हाँ बोलिए। सर मेरा नाम शिवम प्रजापति है और मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे एलएलबी की पढ़ाई कर रहा हूँ। सर मेरा एक प्रश्न है जो कि मुझसे किसी ने पूछा था और इस प्रश्न का मुझे जानकारी नहीं थी। तब मैंने इस प्रश्न को अपने कॉलेज के गुरुजनों से पूछा लेकिन मुझे संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। सर मेरा प्रश्न ये है कि सिविल मामले में और आपराधिक मामले में गवाही की शुरुआत किस पार्टी के द्वारा की जाती है? सर थोड़ा सा इस संबंध में जो कि संबंधित सेक्शन है उनको भी आप बताने की कृपा करें। ठीक है बेटा, तो तुम्हारा प्रश्न है तो बड़ा इम्पोर्टेंट। एक्चुअली इनके प्रश्न में बेटा मेन चीज है, ये पूछ रहे हैं कि जिस समय ट्रायल शुरू होगा तो ट्रायल शुरू होने के बाद पहले कौन सी पार्टी है जो गवाही पेश करे। सबसे पहले तो ये देखो, इसको जानने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 135 था जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किस सेक्शन में है? 140 सेक्शन नंबर 140 में, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 135 अब आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर 140। क्या दिया गया है? मेन चीज ये है कि सीधे सीधे बता दिया गया उन धाराओं में, खासतौर से अब नए में 140 में, पुराने में 135 में, कि ये मुनस्सिर करेगा कि मामला किस फील्ड का है। अगर वो सिविल वाद है तो जो प्रावधान सीपीसी में होगा वही यहाँ माना जाएगा, और अगर ये क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड है तो इस संबंध में जो भी प्रावधान सीआरपीसी में दिए गए हैं वो लागू। इसका मतलब ये है कि अब आपको देखना पड़ेगा कि कब कहाँ दिया गया है सीआरपीसी में और कहाँ दिया गया है सीपीसी। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि किस स्टेज से शुरू होता है गवाही देना सिविल प्रक्रिया में। तो आप देखो, पहले उसी को देखते हैं। सीपीसी में जब सिविल कोर्ट में कोई भी प्लेंटिफ होता है तो वो बजरिए प्लेंट वाद दायर करता है। प्लेंट के माध्यम से, ये कहाँ लिखा है? सीपीसी की धारा नंबर 26 अवार्डर नंबर 4 में ये प्रावधान दिया गया। प्लेंट दाखिल करेगा, प्लेंट दाखिल करने के बाद बेटा जितने उसमें डिफेंडेंट हैं यानी कितने प्रतिवादी हैं उतनी काफियां प्लेंट की लगाएगी और परवाना दाखिल करेगा, समन बना के देगा ताकि वो उसका जो प्लेंट है जिनके ऊपर एलिगेशन यानी रेस्पोंडेंट उनको ये पहुंच जाएगा। फिर 30 दिन के अंदर उनकी जिम्मेदारी बनती है वो इसका जवाबनामा दे। मान लिया जवाबनामा उन्होंने दे दिया
अब उसके बाद एक आर्डर है, आर्डर नंबर 10। वहाँ पार्टियों से कोर्ट पूछती है क्या तुम्हें स्वीकार है, क्या तुम्हें अस्वीकार है, यानी क्या एक्सेप्ट है, क्या डिनाई कर रहे हैं। खैर, अगर ऐसा नहीं कोई अस्वीकार सब कर रहा है तो आर्डर नंबर 14 में, यानी आर्डर नंबर 14, उसमें तब सेटलमेंट ऑफ इशूज होता है। वो वहाँ पे जो भी इशूज हैं वो बनाएगा, 2 है 3 है। अब वो जो इशूज हैं वो इशूज या फैक्ट तो होंगे ही होंगे, कभी कभी इशूज या लॉ भी हो सकते, ये हो गया। इसके बाद आर्डर नंबर 18 में दिया गया है, एक तरह से मान लो बेटा, सिविल प्रोसीजर में ट्रायल का प्रोसेस। अब उसके आर्डर नंबर 1 में, रूल नंबर 1 में बताया गया है कि जो प्लेंटिफ होगा वो अपने विटनेसेस को कोर्ट में लाएगा और एग्जामिनेशन करेगा। अर्थात एक चीज तो क्लियर हो गई कि सिविल मामले में जो प्लेंटिफ है उसी की तरफ से एविडेंस शुरू कराई जाएगी। It has been clear now. आप जानते हो कि जब प्लेंटिफ गवाह लाएगा तो वो कराएगा एग्जामिनेशन इन चीफ, उसकी गिरह करेंगे डिफेंडेंट के काउंसिल, अगर जरूरत पड़ी तो एग्जामिनेशन होता है। ये बात इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 138 में था, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन नंबर 143 143 में दिया गया। वहाँ भी जो पार्टी गवाह लाएगा वह उसका एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा। अपोजिट पार्टी क्रॉस एग्जामिन करेगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा नंबर 143। ये हो गया बेटा सिविल का मामला। तुम्हारे सवाल का एक जवाब तो आ गया कि आखिर सिविल मामलों में सबसे पहले गवाही कौन लाएगा। अब आते हैं आपके सवाल के दूसरे खंड, और वो है क्रिमिनल मामले में प्रक्रिया किसकी तरफ से शुरू की जाएगी एविडेंस। देखो बेटा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और BNSS 2001 जो ट्रायल है वो ट्रायल हैं सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल, यानी ये 4 ट्रायल।
देखिए हाई पे, अब जरा आप अपना ध्यान ले जाइए किसी भी एक ट्रायल में, 5 चांस आप सेकंड ट्रायल में लेंगे तो CRPC में चले, अभी आपको आसानी होगी उस पर अमल करना। 225 वहाँ तो आपने देख लिया CPC में कि फ्रेंड दाखिल होगा, काफी दाखिल होंगे, डिफेंडेंट की तरफ से आएगा जवाब दावा या रिलेटेड स्टेटमेंट, और उसके बाद सिविल जज साहब पूछेंगे, अगर दोनों रजामंद नहीं हुए तो उसमें सेटलमेंट का इशू होगा और सब फ्रेंडशिप अपना गवाही शुरू करें। क्रिमिनल में क्या, क्रिमिनल में स्टेट केस को उठा लीजिए, FIR होगी और संबंधित पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा करे। इसके बाद वो आरोप पत्र न्यायालय में भेजेंगे, न्यायालय में मजिस्ट्रेट महोदय उसका कॉग्निजेंस लेंगे और कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर ट्रायल शुरू होगा तो अव्वल तो अगर ये सेशन ट्रायल है तो जब कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट साहब समन करेंगे मुलजिम को, अगर जेल में है तो लाया जाएगा और अगर मेल से है तो हाजिर होगा, फिर उसको काफी दी जाएंगे और इसके बाद अगर सेशन ट्रायल का मामला है तो मुकदमे को कमिट किया जाएगा। कमिशन के बाद जब ये पहुंचेगा सेशन जज साहब के यहाँ तो वो फिर उनको CRPC में पावर था कॉग्निजेंस का कहाँ था 193 और उसमें लगा था इंजरेंस कि वो सभी कॉग्निजेंस ले सकते हैं जब मजिस्ट्रेट उन्हें कमिट कर दिया। खैर वो कॉग्निजेंस लेंगे, अगर खुद करना है तो अपने यहाँ रखेंगे कोर्ट में, नहीं किसी एडिशनल सेशन जज के यहाँ ट्रांसफर कर वहाँ मामला गया। जब उस कोर्ट में गया तो आप एक चीज ध्यान देना, नकलें दी जा चुकी हैं, नकल देने की जरूरत नहीं है। वहाँ जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त रहेंगे वो बताएंगे कोर्ट को कि इसके मामले के फैक्ट क्या है और ये भी बताएंगे कि प्रोसिक्यूशन के पास क्या सबूत है उसे साबित करने के लिए। इसके बाद अगर डिफेंस के काउंसिल उसमें डिस्चार्ज की एप्लीकेशन डाल देते हैं तो उस पर सुनवाई होगी। एक चीज बेटा हमेशा ध्यान देना कि जब डिस्चार्ज का प्रश्न कहीं पूछा जाए तो जान जाओ कि उसमें जो भी पीठासीन अधिकारी है उसको 2 ही काम मुख्य रूप से करने। पहला, जुडिशियल फाइल को पढ़ना और दूसरा, दोनों पक्षों के वकील साहिबान को सुनना है और तब अगर वो पाते हैं कि जुडिशियल फाइल में इतना भी एविडेंस नहीं है जितने से कम से कम चार्ज तो फ्रेम किया जा सके, तब उन्हें डिस्चार्ज करना। अब अगर उनको मिलता नहीं इतना साक्ष्य है तो चार्ज फ्रेम, जब चार्ज फ्रेम किया जाएगा
तो मुलजिम से पूछा जाएगा, उसे चार्ज को पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा और पूछा जाएगा कि तुम चार्ज को स्वीकार कर रहे हो या इनकार कर रहे हो। अब अगर वो स्वीकार कर लिया तो अगली धारा में सजा का प्रावधान है, लेकिन करते कहाँ है, करेगा नहीं तो उससे आदेश हो जाएगा कि कोर्ट का कि मैं आदेश देता हूँ कि अब आपका ट्रायल जो है उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत हो। इसके बाद अब अभियोजन के साक्षियों को बुलाया जाएगा। सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 230, अब तो दूसरी धारा होगी, क्यों 253 सेक्शन 253 953 में आ गया। ये बताओ 930 कहाँ गया है 253 में और 931 कहाँ गया? 254 में 254 मी एन एफ एफ 9000 के। अब क्या है, अब वो बुलाया जाएगा अभियोजन के साक्षियों को, अर्थात ये भी क्लियर हो गया कि क्रिमिनल मामले में जो प्रोसिक्यूशन पार्टी है उसी की तरफ से गवाही शुरू की जाएगी। देखिए ऐसा है कि इनका मेन क्वेश्चन भी यही था, तुम्हारा यही था ना कि सिविल मामले में और क्रिमिनल मामले में सबसे पहले कौन पार्टी है जो गवाही पेश करे। मैंने आपको बताया कि इसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 135 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में सेक्शन नंबर 140 140 में प्रावधान दिए गए। यही कहा गया है कि अगर ये मामला क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड है तो आपराधिक प्रक्रिया में जो बताया गया है वो पालन होगा, और अगर ये सिविल वाद से संबंधित है तो जो सीपीसी में प्रावधान दिया गया है वो लागू। अब आपके प्रश्न का बेटा जवाब भी यही है, यानी दोनों ही मामलों में जो आदमी मुकदमा लेके आएगा वही गवाही पहले पेश करेगा। कुछ बेसिक एलिमेंट है, जो मुकदमा लाएगा सबसे पहले गवाही वही पेश करेगा। इसके बाद 95% मामले में जो मुकदमा हारता है अपील वही करता है। अब आप ये कहेंगे कि 95 मामले क्यों है, क्यों नहीं 100%? नहीं, 100% नहीं कहा जा सकता, इसलिए कभी कभी न्यायालय कन्विक्शन तो कर देते हैं लेकिन सजा बहुत कम देते हैं। इस केस को ऑब्जेक्शन होता है तब वो इस पॉइंट पे उनका अपील कर सकते। देखो बेटा, मेन चीज ये आपने देखा होगा खुद ही, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट अब इधर आ जाओ, जो नए एक्ट आ गए। कारण ये है कि 1 जुलाई के बाद सब कुछ इन्हीं के अनुसार काम हो गया। अच्छा, आप क्योंकि काफी दिनों से पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है, धीरे धीरे उसको रिलीज करो
और उनकी जगह पे ये ऐप को इंसर्ट करो। ये इतने आसानी से नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। इसको ऐसे करो जैसे जब हम आपको आश्रम व्यवस्था पढ़ा रहे थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, यानी मानव जीवन को 100 साल का आंका गया था और उसको 4 भागों में बांट दिया गया। 25 साल पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें आदमी पढ़ता लिखता था, धार्मिक शिक्षा प्राप्त करता था, युद्ध कौशल सीखता था, घुड़सवारी सीखता था और जिंदगी कैसे जिए इसकी शिक्षा पाता। फिर गृहस्थ आश्रम 25 से 50 गुरुकुल से आता था, विवाह करता था, बच्चे पैदा होते थे, माँ बाप की सेवा करता था, यज्ञ आदि करता था, धन कमाता था और बुजुर्ग माँ बाप की सेवा और अपने बच्चों के साथ साथ समाज की सेवा करता। तीसरा आश्रम जो था वानप्रस्थ आश्रम, जिससे रिलेटेड ये फैक्ट है जिससे हट के हम यहाँ आपको लाए हैं। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 के बीच में था। इसमें आदमी धीरे धीरे सांसारिक चीजों से अपने को विमुख करता था और अपना ध्यान अध्यात्म की तरफ, मानव कल्याण की तरफ ले जाता। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में मानव कल्याण की भावना नहीं है। गृहस्थ आश्रम में भी उसका काम अपने परिवार का पालन करना, माँ बाप की सेवा करना, साधु संतों की मदद करना और यज्ञ आदि करना, लेकिन क्षेत्र थोड़ा सीमित है। अब धीरे धीरे वो खाली परिवार तक सीमित नहीं है, तो उसको पूरे समाज सबका कल्याण के लिए काम करना था और अपना परलोक भी सुधारने के लिए अब प्रयास करना। तो 50 से 75 वानप्रस्थ है। धीरे धीरे आदमी सांसारिक मोह माया को त्यागता था और अध्यात्म की तरफ बढ़ता था, क्योंकि इकट्ठा ये संभव नहीं था कि बीवी बच्चे एकदम से छोड़ दिए गए अगले दिन से जनता। अब क्या है, लेकिन जब वो 75 में का आता था उम्र में, अब उसको बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। अब वो जंगल घर में नहीं रहेगा, गांव में नहीं रहेगा, बाहर जाएगा। आपके लिए क्या है? ये वानप्रस्थ आश्रम चल रहा है, इनको लेकर यानी नए अधिनियमों को लेकर 1 जुलाई तक टाइम, 1 जुलाई तक धीरे धीरे उसको भूलने का प्रयास करें और ये जो नए अधिनियम आए हैं इनकी आत्मसात करने का प्रयास करें। और 1 जुलाई के बाद फिर कोई विकल्प रहेगा ही नहीं। आपको हर हालत में नए अधिनियमों का अध्ययन करना ही है। आपकी मदद हम करेंगे। एक आधे हफ्ते बाद उन तीनों अधिनियम जो नए आए, अधिनियम और कोड,
इनके एक एक चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आपने अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।